हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं कि आने वाले बीपीएससी एग्जामिनेशन यानी कि 70वीं बीपीएससी एग्जामिनेशन जिसका बेसब्री से बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंतज़ार है, उसकी तैयारी कैसे की जाए। अगर आप पहली बार बीपीएससी के बारे में सुन रहे हैं तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि क्या है ये एग्जामिनेशन, आखिर बिहार में इसका इतना ज़्यादा क्रेज़ क्यों है और आपको बीपीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी क्यों करनी चाहिए, क्या आप एलिजिबल हैं बीपीएससी एग्जामिनेशन देने के बारे में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि बीपीएससी एग्जामिनेशन है क्या। ठीक है, तो बिहार में अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हैं, जैसे कि आप एसडीएम बनना चाहते हैं या डीएसपी बनना चाहते हैं, तो इस एग्जामिनेशन के थ्रू ही आप बन सकते हैं, जो कि बीपीएससी का एग्जामिनेशन है। पूरे इंडिया में सबसे बड़े ऑफिसर आईएएस आईपीएस बनने के लिए जैसे यूपीएससी एग्जामिनेशन लेती है, वैसे ही स्टेट में सबसे बड़े ऑफिसर बनने के लिए बीपीएससी एग्जामिनेशन लेती है। सरल भाषा में हम यही समझ सकते हैं। तो इसके बारे में अगर हम देखेंगे तो हर साल में कभी कभी 2 बार बीपीएससी एग्जामिनेशन लेती है। इसीलिए आप सुनते होंगे 67th बीपीएससी, 68th बीपीएससी, 69th बीपीएससी और 70th बीपीएससी। तो स्टेटस क्या है ओवरऑल मैं आपको ये समझा दूं। 67th बीपीएससी का मेंस हो चुका है, मेंस का रिजल्ट आना बाकी है। 68th बीपीएससी का भी यहाँ पे आप देखिएगा तो मेंस हो चुका है, मेंस का रिजल्ट टेंटेटिव आना बाकी है। 69th बीपीएससी का प्रीलिम्स है जो कि सितंबर के आखिरी 30 सितंबर को होना है और 70th बीपीएससी का अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो आप ये समझेंगे कि मैं उन स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रही हूँ जो शुरू से तैयारी करने वाले हैं, 70th बीपीएससी देना चाहते हैं। 70th बीपीएससी अगर आप देना चाहते हैं तो आप पहले ये समझें कि किसी भी विषय में कोई भी सब्जेक्ट, ठीक है, तो ऑल सब्जेक्ट हैं, किसी भी विषय में, चाहे आप वो साइंस के हों, चाहे आप कॉमर्स के हों, चाहे आप आर्ट्स के हों, किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। यानी कि आपका ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। जब तक इसका नोटिफिकेशन आएगा तब तक आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग ये, यानी कि कोई भी विषय में चाहे आप 3rd डिवीजन से ही क्यों ना हो, लेकिन ग्रेजुएशन की रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपके पास डिग्री होनी चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड चीज जो दिमाग में आता है वो है एज, यानी कि अगर आप 20 साल या उससे अधिक हैं, जनरल मेल के लिए है 37, जनरल फीमेल के लिए है 40, बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है उसमें कुछ और रिलैक्सेशन भी है +3 +5 तक का। तो ये करीबन एज है कि 20 से 37 साल के बीच में अगर आप एज आपका है, आप बिहार में हैं या किसी भी स्टेट में। ये भी एक डाउट होता है कि क्या हम दूसरे स्टेट के हैं तो हम इस फॉर्म को भर सकते हैं। बिल्कुल, आप किसी भी स्टेट के हों, बस आपको हिंदी बोलना लिखना पढ़ना आना चाहिए तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं 70th बीपीएससी की। अब हम अगर देखेंगे, एक एस्टिमेशन देखेंगे, बहुत पुराने बीपीएससी की बात मैं नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस भी चेंज हो चुका है, पैटर्न भी चेंज हो चुका है, नेगेटिव मार्किंग आने के कारण कट ऑफ भी बहुत चेंज हो चुका है। तो अगर मैं 70th बीपीएससी को ध्यान रख के देखूँ यहाँ, तो आप देखेंगे 67th बीपीएससी का जो आपका एग्जामिनेशन हुआ था प्री का, ये सितंबर के महीने में हुआ था। ठीक है, 68th बीपीएससी का प्री का एग्जामिनेशन फरवरी के महीने में हुआ था। 69th बीपीएससी के प्री का एग्जामिनेशन जो है वो भी सितंबर के महीने में 30 सितंबर सेम डेट होने वाला है। तो बहुत ही एब्रप्ट अगर हम कैलकुलेशन लेके चलें तो हम ये मान सकते हैं कि जो हमारा अगला साल होगा 2024 होगा, उसके 1 से लेके 4 महीने यानी कि जनवरी से लेके अप्रैल तक के बीच में प्रोबेबल है कि 70th बीपीएससी का प्री हो जाएगा। ठीक है, तो नोटिफिकेशन आएगा, उसके 1-2 महीने के अंदर अंदर आपका एग्जामिनेशन हो जाता है। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि आने वाले साल में हमारा 70th बीपीएससी जो है उसका प्री होगा, फिर मेंस होगा और इंटरव्यू होगा। जिस तरह से कमीशन अब बहुत रेगुलर हो चुकी है तो आपका बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से एक सही आपका एग्जाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग आपका एग्जामिनेशन होगा। तो यानी वो बच्चे, वो एस्पिरेंट्स जो सोच रहे हैं बिहार में, बिहार का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन क्रैक करने का, अगर वो अब इस मोमेंट में, इस क्षण में सीरियस हो जाएं कि मुझे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना ही है, तो आपका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए इस बारे में हम बात करने वाले हैं।
पहले मैं आपको एक दो चीज़ बता दूं कि क्यों ये एग्जामिनेशन आपको देना चाहिए। देखिए, आपने अच्छी पढ़ाई लिखाई की होगी, या फिर आप एवरेज स्टूडेंट भी होंगे, या फिर आप फेलियर स्टूडेंट भी होंगे। इन तीनों स्टूडेंट्स, यानी कि इन तीनों स्टूडेंट के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। आप समझें इस बात को, आप बहुत तेज स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छा आपका रिकॉर्ड रहा है, या एवरेज है, या फेलियर है, इन तीनों के लिए जो कंपटीशन है वो बराबर है, क्योंकि आपके प्रीवियस मार्क्स का यहाँ पे कोई भी रोल प्ले नहीं है। आपने 10th 12th ग्रेजुएशन में जो भी नंबर लाए हैं, आपके लिए रोल प्ले नहीं है। यानी कि ये एक मौका है, अपने जीवन को सार्थक बनाने का मौका। अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने अपने लाइफ में अभी तक कुछ नहीं किया है, या अगर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला, मुझे एक भी अपॉर्चुनिटी मिला और मैं उसमें प्रूफ कर दूंगा, मैं कर दूंगा या कर दूंगी प्रूफ कि मुझ में वो पोटेंशियल है कि मैं सिर्फ अपने आप को प्रूव नहीं करके अपने पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा प्राउड फील करा के अपने समाज के लिए कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो हाँ, आपको ये एग्जामिनेशन के बारे में ज़रूर सीरियसली सोचना चाहिए। साथ ही साथ आप जानते हैं कि बिहार में उतना ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन है नहीं, तो प्राइवेट नौकरियां लिमिटेड हैं। साथ ही साथ आप जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से प्राइवेट जॉब भी कहा जा रहा है कि वो कम होते जा रहे हैं, क्लर्कियल जॉब, खासकर बैंक्स वगैरह के जॉब भी कम होते जा रहे हैं। तो जहाँ पे आप बिहार के एक कोई भी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे आप एसएससी, बिहार एसएससी की तैयारी करें, चाहे आप दरोगा की तैयारी करें, अगर उसमें थोड़ा सा और मेहनत आप कर देंगे तो आप सीधे बिहार में एसडीएम, डीएसपी और भी बहुत सारे ऐसे बहुत ब्यूटिफाइड पोस्ट हैं जहाँ पे आप इसके ऑफिसर बन सकते हैं। तो बिल्कुल आपको बीपीएससी एग्जामिनेशन के बारे में सीरियसली सोचना चाहिए। ये एग्जामिनेशन ऐसा नहीं है कि लक बेस्ड है। अगर स्ट्रैटेजी सही रहेगी, अगर आप सोच लेंगे और आप एकदम रेगुलर वे में पढ़ाई करना शुरू कर देंगे, तो आप बिल्कुल इस एग्ज़ाम को बहुत आराम से क्लियरली क्वालिफाई कर सकते हैं। कमीशन को समझने की ज़रूरत है। तो आइए, जो इसकी बारीकियां हैं पहले हम उस पर ध्यान दें 70th बीपीएससी के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले इस एग्जाम में 3 चरण होते हैं, जैसे कि जनरली होता है कि प्रीलिम्स हुआ, ठीक है, प्री आपको क्वालिफाई करना होगा। इसमें टिक वाले क्वेश्चन होते हैं जिसको आप एमसीक्यू कहते हैं, है ना, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस। इसमें आपके पास ऑप्शन ए बी सी डी ई रहेगा, आपको सही आंसर टिक करना है। आंसर सही टिक किया आपने +1 नंबर मिलेगा, गलत आंसर टिक किया -0.25 यानी कि 1/4 नंबर आपका कट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होता है। प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में आपसे 150 सवाल पूछे जाते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में ये एग्जामिनेशन होता है, तो लैंग्वेज का कोई भी बैरियर नहीं है। मुझे हिंदी नहीं आती है, कोई बात नहीं, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, बिल्कुल कोई बात नहीं, आपको हिंदी या इंग्लिश आनी चाहिए इस केस में। ठीक है, तो यहाँ पे 150 क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। अभी का अगर हम कट ऑफ का एस्टिमेशन ले, जो कि नेगेटिव मार्किंग पहली बार हुआ 68th में, तो उसके कारण बहुत कम हो गया है। तो 68 का जो कट ऑफ गया था वो 91 के आसपास गया था। तो आप 150 में, देखिए हम ना जब स्टार्टिंग में कोई एग्जाम की तैयारी करते हैं तो टारगेट लेकर चलना, मुझे ये चीज़ गलत लगती है। यानी कि आपके पास एग्जाम को देने के पहले कोई प्री कंसीव्ड आइडिया नहीं होना चाहिए। आप अभी तो सिर्फ इस 150 क्वेश्चन के बारे में सोचिए। ये मत सोचिए कि मैं 100 ले आऊं, मैं 120 ले आऊं, या मैं 90 क्रॉस कर जाऊं। ये तो बात सही है कि आपके प्री के नंबर जुड़ाएंगे नहीं, प्री के नंबर आपके ऐड नहीं होंगे कहीं पे भी मेरिट लिस्ट में। आपको क्वालिफाई करना है, आपको बस क्वालिफाई करना है। लेकिन अभी जब हम किसी एग्जाम की तैयारी शुरू करते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि भाई 90 टप जाएंगे और काम खत्म। नहीं, हमने क्या सोचना है कि हम जितना से ज़्यादा सही नॉलेज गैदर कर पाएँ वो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हम बीपीएससी के प्री को टच करके कहीं नहीं जाने वाले हैं। बीपीएससी के प्री के बाद मेंस और फिर इंटरव्यू को जब हम क्वालिफाई करेंगे तब हमारा एग्जाम निकलेगा, है ना। कहीं आपसे कोई नहीं पूछेगा कि अच्छा भाई कितना बार प्री क्वालिफाई किए। आपका या तो सिलेक्शन होगा, या तो आप मेरिट लिस्ट में हैं, या तो आप मेरिट लिस्ट में नहीं हैं। चाहे आप प्री में टपके, चाहे आप मेंस में दिक्कत हो गया, चाहे इंटरव्यू में दिक्कत हो गया, या तो आप ऑफिसर हैं या तो आप ऑफिसर नहीं हैं, 2 ही चीज़ हो सकता है। तो अभी हमने कोशिश क्या करना है कि 150 क्वेश्चन पे, जो भी 150 क्वेश्चन आएगा उसके लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करना है। और ये अच्छी बात ये है कि हमारे पास सबसे बलवान चीज़ है अभी अपने पास, और वो है समय, है ना, टाइम। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे स्ट्रॉन्ग चीज हमारे पास क्या है? टाइम। टाइम ही हाँ या ना कर देगा। जो बच्चा अभी सीरियस हो गया, जो बच्चा, जो एस्पिरेंट, जो भी लड़का लड़की अभी सीरियस हो गए,
भले आप पुराने कैंडिडेट हैं, भले आपने 64, 65, 66, 67 सब दे दिया है, लेकिन आपका नहीं हुआ, या भले आप नए कैंडिडेट हैं, अभी भी, अभी इस क्षण जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, अभी भी अगर आप सीरियस हो जाते हैं कि मुझे समय है मेरे पास और मैं इस एग्जाम को क्वालिफाई करूंगा या मैं इस एग्जाम को क्वालिफाई करूंगी, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस क्षण में हाँ या ना हो जाएगा, और इस क्षण में आपको पहले तय ये कर लेना है कि सब टेक्निक, स्ट्रैटेजी और ये सब छोड़ दीजिए, सिर्फ एक चीज पे ध्यान दीजिए, और वो चीज क्या होनी चाहिए? आपका ज्ञान, है ना। ज्ञान पे मैं इसलिए फोकस करी हूँ क्योंकि एक समय था 67 के पहले तक बीपीएससी, जहां पे लोग ने क्रैक करना समझ लिया था कि भाई ऐसे ही सवाल आते हैं, इसी सवाल में अपना, जिसको मैं वो पूरा ट्रिक बाजी समझ लिया था कि हम इसको कर लेंगे, इतना इतना मेंस में ये पूछा जाता है, ये लिख देंगे, काम खत्म। अब वो चीज़ नहीं है, इसीलिए अभी के बीपीएससी का स्ट्रैटेजी और पहले के स्ट्रैटेजी में अंतर है। पहले मैं ये नहीं बोलती कि ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, पहले मैं ऐसे 10 क्वेश्चन आपको बता देती कि इस सब्जेक्ट के ऐसे 10 क्वेश्चन है, यही इसी में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लीजिए, इसी से काम हो जाएगा। अब वो चीज़ नहीं है। तो आपको अभी बिल्कुल ध्यान किस चीज़ पे देना है कि अपना जो कोर चीज़ है ना, अपना कोर क्या होता है? कोर होता है नॉलेज। इसको स्ट्रॉन्ग करना है कि भाई कितना भी हथौड़ा उस पर पड़ जाए, फूटेगा नहीं, क्योंकि मेरा नॉलेज स्ट्रॉन्ग है। समझ रहे हैं आप इस बात को? यही चीज़ आपको इस एग्जाम में आज के दौर में कंपीट करवा सकता है, ठीक है। अब प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, 150 सवाल आते हैं, ठीक है, 150 सवाल आते हैं। मैं चाहूंगी, क्योंकि अभी आप लोग 70th के बारे में सोच रहे हैं, अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, स्ट्रैटेजी है, हमारे पास समय है और हम पढ़ना शुरू कर सकते हैं, तो मैं चाहूंगी कि पहले तो आप क्या करें कि बीपीएससी के bpsc.bih.nic.in पर जाएं। इस तरह का आपका पोर्टल खुलेगा, यहाँ पे आप जाके ये आप यहाँ सिलेबस देख रहे होंगे, इस पे आप क्लिक करिए और तब सिलेबस आप खुद से हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, उसको आप पढ़िए। सिलेबस समझना बहुत ज़रूरी है, सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल के अपने स्टडी टेबल पे साटना बहुत ज़रूरी है, सिलेबस याद रहना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको पता चलेगा कि भाई ये मेरे काम का चीज़ है, ये मेरे काम का चीज़ नहीं है, ठीक है। अब हम अगर सिलेबस देखेंगे तो साफ साफ सिलेबस में ऐसे सब्जेक्ट्स का ही नाम लिखा है, जिसमें आप समझेंगे जनरल नॉलेज आता है, बिहार का हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी आता है, इंडिया का हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स आता है, बिहार का इकोनॉमिक्स और बजट आता है, जो भी करंट अफेयर्स की चीज़ें हैं वो आती हैं, और 10 क्वेश्चन आपके मैथ्स के आते हैं। साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि 150 में 30 क्वेश्चन साइंस के आते हैं। समझ में आया आपको बात? तो बात यह है, साइंस के हो गए 30, हिस्ट्री के हो गए 30 से 35, उसके बाद 10 हो गए आपके मैथ्स के, ठीक है। तो हिस्ट्री, साइंस, मैथ्स इंपॉर्टेंट है। फिर आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बिहार स्पेशल, ज्योग्राफी के और पॉलिटी के 10 क्वेश्चन अपना 10-10 क्वेश्चन के हिसाब से आते हैं, मोटा मोटी ये बात है। फिर करंट अफेयर्स का एक इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि करंट अफेयर्स के भी 30 से 35 सवाल आते हैं। तो सिलेबस तो हमको समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिलेबस में ये लिखा है सब्जेक्ट लिखा है, अब ऐसा क्या करें कि जहाँ लिखा है कि बिहार, कोई भी नेशनल या करंट अफेयर्स चीज़ आ सकता है, नेशनल इंटरनेशनल, बिहार का ज्योग्राफी आ सकता है, बिहार का हिस्ट्री आ सकता है, इसका तो ये अपार समुद्र है, इसमें तो कोई और छोड़ ही नहीं है भाई, समझ में ही नहीं आएगा कि कहाँ से पढ़े कहाँ से नहीं पढ़े। तो पहले तो आप एक बात समझ लीजिए कि आपने अगर अभी तैयारी शुरू की है, या आप पहले भी पढ़ रहे थे, या पहले आपने तैयारी की थी, और आपका ये माइंडसेट है कि अभी पढ़ेंगे क्योंकि नोटिफिकेशन आया है, चाहे एडमिट कार्ड क्या पता आए ना आए, तो एडमिट कार्ड आ जाएगा तब पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि नोटिफिकेशन है नहीं, 69th का तैयारी नहीं है, चाहे हम 69th में एलिजिबल नहीं है, 70th का जब नोटिफिकेशन आएगा तब देखा जाएगा। तो ये सोच को अभी आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, ये सोच अभी आप छोड़ दीजिए, क्योंकि पढ़ने के लिए जब आप देख रहे हैं कि अपार समुद्र है, अब लिखा है भाई इकोनॉमी ऑफ इंडिया, इकोनॉमी ऑफ बिहार, है ना, इंडियन मूवमेंट, कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार, बड़ा बड़ा पूरा का पूरा सब्जेक्ट ही सिलेबस में लिखा हुआ है। तो जब इतना अपार समुद्र है तो अवकाश का तो समय ही नहीं है ना, आप हॉलीडे नहीं ले सकते हैं अपने पढ़ाई से। पहले आपको एक सही रूटीन में अपने आप को बांधना पड़ेगा। दो चीज़ होता है, एक होता है कि रूटीन नहीं स्टूडेंट को आता है फॉलो करने, तो नहीं, आपको रूटीन पहले सीखना पड़ेगा, फॉलो करने का एकदम जोश होना चाहिए कि भाई हम उठेंगे 5 बजे, 5 बजे से लेके चाहे आसमान ही क्यों ना हिल जाए, हम अगर 9 बजे तक पढ़ रहे हैं, 4 घंटा हमको पढ़ना है सुबह, तो हम पढ़ेंगे।
समझ में आ रहा है? तो हम आपको पहला तो यही आपको फर्स्ट एडवाइस देंगे कि आपके पास एक सही रूटीन होना चाहिए अगर आप 70th बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ये रूटीन जिसको आप डिसिप्लिन के साथ फॉलो करेंगे, अगर आप ये कर पाते हैं, अगर आप इसमें सक्षम हैं, तो आपका बिल्कुल सिलेक्शन होगा। अगर आप ये रूटीन फॉलो नहीं कर पाते हैं तो फिक्र की कोई बात ही नहीं है। समझ रहे हैं आप बात को? तो पहली बात है रूटीन और डिसिप्लिन आपके पास होना चाहिए। एक बात समझ लीजिएगा, कोई भी स्टूडेंट चाहे उसने कितना हिस्ट्री में पीएचडी कर लिया हो या कोई भी कितना भी बड़ा कोर्स कर लिया हो, समझ रहे हैं आप, या कितना भी स्मार्ट हो, कितना भी टैलेंटेड हो, कितना भी इंटेलिजेंट हो, उसका सिलेक्शन हाँ या ना तभी होगा जब उस स्टूडेंट में एकमात्र खासियत होगा और वो है हार्ड वर्क। इसका हार्ड वर्क का, ठीक है, हम कैसा कोई स्मार्ट वर्क वगैरह बात नहीं कर रहे हैं, हम हार्ड वर्क का बात करें, मेहनत का बात करें, इसका कोई तोड़ नहीं है। बिहार में ऐसे भी बिहार के लोगों में मेहनत करने का बहुत ज़्यादा क्षमता होता है और लोग करते हैं मेहनत, रोज़ कुआं खोदेंगे, रोज़ पानी पिएंगे, वो वाले लोग हैं यहाँ पे, तो मेहनती तो हैं। अगर आप मेहनती हैं तभी आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई भी डाउट मत रखिएगा। चाहे आप फेल कर चुके हैं, दूसरी बार ग्रेजुएशन में पास किए हैं, चाहे आप 3rd डिवीजन से ग्रेजुएशन में पास किए हैं, चाहे आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, सब के लिए प्लेटफॉर्म सेम है। तो पहली चीज रूटीन होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। ये अपार समुद्र वाला सिलेबस है, प्रीलिम्स का सिलेबस, ये लिखा हुआ है इसमें ऐसा लंबा चौड़ा। इसको क्रैक करने के लिए, इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो पहले आप ये समझेंगे कि हमारी तैयारी जो है वो प्रीलिम्स की नहीं होगी, ठीक है। प्रीलिम्स की तैयारी कब होती है? प्रीलिम्स की तैयारी होती है एग्जाम के 1-2 महीना पहले, ठीक है, यानी कि नॉलेज आपके पास होगा, उसको आप एमसीक्यू में निकालना शुरू कर देंगे, वो होती है प्रीलिम्स की तैयारी। हमारी तैयारी कैसे शुरू होगी? हमारी तैयारी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की साथ में तैयारी होगी, इंटीग्रेटेड तैयारी होगी। ऐसा नहीं आप कहेंगे कि हम प्री का तैयारी कर रहे हैं, प्री निकलेगा तब मेंस लिखेंगे, ऐसा कभी अगर आप सोच रहे हैं तो प्री निकल जाएगा लेकिन बाद में अटक जाइएगा। तो इसलिए पहले आप समझेंगे कि हमारी तैयारी इंटीग्रेटेड होगी। प्री का पैटर्न आपको समझ में आ गया है कि प्री में 150 सवाल आएंगे, सही दीजिएगा आंसर तो 1 नंबर मिलेगा, गलत दीजिएगा तो 1/4 नंबर कट जाएगा। अब मेंस की बात करते हैं। मेंस में आपका जीएस पेपर 1 है, जीएस पेपर 2 है, सामान्य हिंदी है, ऑप्शनल पेपर है, ठीक है। तो प्री आपने मान लीजिए क्वालिफाई कर लिया, कट ऑफ क्रॉस कर लिया आपने, उसका नंबर जुड़ाएगा नहीं जुड़ाएगा, ठीक है, अलग हो गया। अब मेरिट लिस्ट जिस चीज पे बनेगा उसकी बात करते हैं, मेंस की बात करते हैं, ठीक है। 300 नंबर का आपका जीएस पेपर 1 है जिसमें कल्चर ऑफ इंडिया, संस्कृति, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, आधुनिक भारत का इतिहास, उसके बाद कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस, यानी कि भाई इसमें करंट अफेयर्स आ रहा है, ठीक है। और आपका 36 + 36 72 नंबर, 72 नंबर का आपका स्टैटिक्स आएगा, यानी कि आपको ऐसे ग्राफ दे दिया जाएगा, डायग्राम दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि इसमें 5-6 क्वेश्चन, एक ग्राफ पे 5-6 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, इस तरह से आपको 2 क्वेश्चन स्टैटिक का मिलेगा जीएस पेपर 1 में। जीएस पेपर 2 में जो कि फिर से 300 नंबर का होगा, इसमें आपको पॉलिटी बिहार का, भारत का, इकोनॉमिक्स बिहार का, भारत का, ज्योग्राफी बिहार का, भारत का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और उसका इम्पैक्ट हमारे सोसाइटी पे बिहार का, भारत का, ठीक है, इसमें भारत ही ज्यादा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन आएंगे, ये आपका 300 नंबर का होगा। फिर आपका जनरल हिंदी, देखिए ये भी क्वालिफाइंग है ना, जनरल हिंदी क्वालिफाइंग है, तो ये आपका इसमें आपका जनरल हिंदी होता है। अब एक पेपर जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है एसे, ठीक है, और एसे भी आपका 300 नंबर का रहेगा, समझ रहे हैं। जीएस पेपर 1 हो गया, जीएस पेपर 2 हो गया और एसे हो गया। जनरल हिंदी तो आप देंगे ही, वो भी क्वालिफाइंग रहता है। अब एसे हो गया। अब आप देखिएगा एक और है जो ऑप्शनल, पहले ये एकदम गेम चेंजर था, अब इसका ही गेम चेंज हो गया है। तो इसमें भी आपको ऑप्शनल में क्या करना पड़ेगा? क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आया? क्या हिंदी अनिवार्य है मेंस के लिए? देखिए कम से कम आपको क्वालिफाई करने तक का हिंदी तो आना चाहिए। यहां तक आप समझ गए हैं कि क्वालिफाई करने का हिंदी तो आपको आना चाहिए, इतना जरूरी हो गया है। समझ में आया आपको? क्लियर है कंसेप्ट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
तो सामान्य हिंदी में आपको निबंध, व्याकरण, वाक्य ये सब लिखना होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। अब हम आगे जब बढ़ेंगे तो आप समझें कि प्रीलिम्स है और मेंस है। अभी तक तो इतनी की बात हुई है। बाकी आपका फिर इंटरव्यू होता है, जिसमें आपको पता ही है कि इंटरव्यू में ऐसे पूछा जाता है ऐसे करके। तो मेंस में आप ये समझेंगे कि आपको कम से कम बेसिक हिंदी आना चाहिए ताकि आप मेंस में क्वालिफाई कर पाएँ। ठीक है, मेंस में आपको क्वालिफाई करने के लिए बेसिक हिंदी ज़रूरत है, कम से कम लिखना पढ़ना बोलना हिंदी आना चाहिए। बिहार हिंदी स्टेट है तो इसीलिए ये चीज़ डाला गया है। तो अब देख रहे हैं सामान्य हिंदी 100 अंकों का है, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2। उसके बाद सामान्य हिंदी में कम से कम आपको 30% यानी कि क्वालिफाइंग है, इसका नंबर नहीं जुड़ाएगा। और उसके बाद आप देखिएगा कि यहाँ पे जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसको भी क्वालिफाई कर दिया गया है और बाकी आपका ऐसे पेपर जुड़ा गया है। ठीक है, अब देखिए इतने सारे बुक्स हम अभी आपको बताने वाले हैं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो सब हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उसके पहले हम आपको सबसे पहला चीज़ जो क्लियर कर दें, क्योंकि अभी हम आपको क्वेश्चन भी दिखाएंगे। सबसे बड़ा रोल इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में होता है आपके न्यूज़पेपर का। सबसे बड़ा रोल इसलिए भी है, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं आपको अभी क्वेश्चन दिखा के। देखिए पहले तो हम आपको ये बोलेंगे कि आज से अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, अभी आप सोचे हैं कि मुझे ये 70th बीपीएससी क्वालिफाई करना है, तो अभी आप पेपर वाला को फ़ोन कीजिए और जो भी पेपर आपको मन कर रहा है, अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो आप हिंदी का पेपर ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। इसमें कोई मतलब हम ये नहीं बोलेंगे यही पेपर पढ़ना, ऐसा नहीं होता है। दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान, जो भी पेपर आपको मन कर रहा है आप उस पेपर को बोलिए कि कल से भैया हमको पेपर सुबह दे दो। अगर आप अंग्रेजी के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश में आप पढ़ते हैं, तो आप वही, अगर देखो बेसिक इंग्लिश तुमको आता है यानी कि तुमको बहुत कठिन इंग्लिश नहीं आता है, तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया ले लीजिए, हिंदुस्तान टाइम्स ले लीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरी इंग्लिश अच्छी है, मतलब कि एक एक्सेलेंस पे नहीं है लेकिन मॉडरेट लेवल पे है, आप द इंडियन एक्सप्रेस ले लीजिए। अगर आपको लगता है कि भाई कोई भी अंग्रेजी होता है, किसी भी टाइप का अंग्रेजी हम पढ़ लेंगे, आप द हिंदू ले लीजिए। पहला काम तो आप ये कीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है तो कम से कम आप 6 महीना तक पेपर पढ़ने का अपने अंदर आदत डालिए। ये बहुत सबसे ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट का। चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट लीजिएगा, पेपर उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब सब्जेक्ट का बात करते हैं। देखिए आप नए स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि आज से एक सब्जेक्ट उठाइए। ठीक है, आज एक सब्जेक्ट उठाइए। जब सब्जेक्ट में स्पीड आप पकड़ना शुरू कर दीजिएगा तो फिर आप एक साथ 2 सब्जेक्ट रखिएगा। जनरली लोग हिस्ट्री उठाते हैं सबसे पहले, तो हिस्ट्री के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए कि 6 से लेकर 12 तक का एनसीईआरटी का हिस्ट्री एक राउंड आप पढ़ लीजिए। देखो शुरू में क्या होता है कि दिमाग में नहीं जाता है बात। ठीक है, ये बहुत कॉमन चीज़ है, ये कोई आपके साथ नहीं हो रहा है, ये कॉमन चीज़ है कि दिमाग हम पढ़ रहे हैं, हम भी मेरे साथ भी होता है कि कभी कभी पढ़े दिमाग कहीं और है। ऐसा होगा अगर आप नए पढ़ाई शुरू किए हैं, तैयारी शुरू किए हैं, तो ऐसा होगा। क्यों ऐसा होता है कि भाई IITian है, IIM है और ये वाला एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर लिया? क्योंकि उसको पढ़ने का आदत होता है और कुछ नहीं होता है। वो ऐसा कुछ टैलेंटेड वाला चीज़ नहीं, उसको पढ़ने का आदत है। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको अपने अंदर पढ़ने का आदत विकसित करना पड़ेगा। 6 से लेकर 12 तक का एनसीईआरटी भले आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, एक राउंड पढ़ जाइए। ठीक है, एक राउंड आप पढ़ गए, अगर समझ में आ गया है बहुत अच्छी बात है। अगर लगता है भाई पढ़ लिए लेकिन समझ में नहीं आया, लेकिन अब हमको अंदाज़ा हो गया है कि कहाँ क्या चीज़ लिखा है, सेकंड राउंड भी पढ़ लीजिए। क्यों? आपके पास टाइम है अभी। अब आपको लगता है कि भाई मेरा हिस्ट्री पे पकड़ आ रहा है, ठीक है, तो पहले तो हम यही बोलेंगे कि पहले आप सारा एनसीईआरटी पढ़िएगा। कोई भी जो रेफरेंस बुक है उसको लेने के पहले जो मेन कोड इसका है ना, इस तैयारी का मेन कोड है एनसीईआरटी। आप बोलिएगा कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं आता है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि एनसीईआरटी से मैडम क्वेश्चन नहीं आता है और खाली आप लोग बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ने। देखिए इस एग्जाम का प्री रिक्विजिट कंडीशन है, जैसे कि ग्रेजुएट होंगे तभी ना फॉर्म भरिएगा, तो वैसे ही तैयारी शुरू कर रहे हैं, एग्जाम देना है, तो पहले तो एग्जामिनर को भी पता है कि बच्चा पढ़ा हुआ है, एनसीईआरटी तो कम से कम पढ़ा ही हुआ है। क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में 6 से 12 तक हम एनसीईआरटी ही ज़्यादातर स्कूल में पढ़ाई होता है। तो पहले तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए और पढ़ लीजिए सारे सब्जेक्ट का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस। साइंस के अगर आप स्टूडेंट नहीं, आपको ज़्यादा दिक्कत है, तो आप 9-10 का 8, 9, 10 का एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। 12 तक जाने की ज़रूरत नहीं है साइंस में, ठीक है, 11, 12 जाने की ज़रूरत नहीं है। 6 से लेकर 10 तक पढ़ लीजिए, चाहे 8, 9, 10 का आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी आपका जब हो जाएगा
समझ लीजिए इस बात को। हम दो चीज़ सबसे पहले बोले हैं कि आज के आज आपको न्यूज़पेपर के लिए ऑर्डर कर देना है, कल से आपका न्यूज़पेपर आएगा सुबह से। और ये जो एनसीईआरटी है हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है। अब बहुत बच्चा बोलता है कि ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ें कि न्यू एनसीईआरटी पढ़ें, ज़्यादा किसी में ये सब, देखिए जितना सवाल मन में आएगा ना पढ़ते जाइएगा, क्लियर होते जाएगा, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे चीज़ में मत फंसिएगा कि अंग्रेज़ी में पढ़ेंगे कि हिंदी में पढ़ेंगे, कि वो तो कंसेप्ट वो मटेरियल अंग्रेज़ी में ही है, मेरा तो हिंदी है, तो इतना इसमें मत फंसिएगा, ठीक है। छोटे छोटे सवाल में मत फंसिएगा, क्योंकि आप बड़ा चीज़ सोच रहे हैं, आपका संकल्प बड़ा है, तो आप ये सब में फंसेंगे नहीं, ठीक है। आपको जो अभी इच्छा लग रहा है पहले पढ़ना तो शुरू कीजिए। आप पढ़ते पढ़ते खुद ही ज्ञानी बन जाइएगा। आप हमको बता दीजिएगा कि मैम ओल्ड पढ़े कि न्यू पढ़े, पहले आप उठाइए जहाँ से जुगाड़ हो रहा है 6 का एनसीईआरटी, सब विषय को उठा के पढ़ना शुरू कीजिए। सब विषय का 6 पढ़ लिए, फिर 7 पढ़िए, फिर 8 पढ़िए, ऐसे करके पढ़ना शुरू कीजिए। हाँ, एक डाउट हो सकता है कि पहले आप हिस्ट्री का 6 से 12 पढ़ लीजिए, तब दूसरा सब्जेक्ट उठाइए 6 से 12 पॉलिटी पढ़ लीजिए, तब तीसरा सब्जेक्ट उठाइए 6 से 12 ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं आप। फाइन, क्लियर है आपको यहाँ तक। अब हम बात करते हैं कि अब हम ये समझ रहे हैं कि आपने एनसीईआरटी पढ़ ली। अब एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो हम आपको ये बोलेंगे कि जैसे जिस दिन आपका 6 से लेकर 12 तक का हिस्ट्री का एनसीईआरटी कंप्लीट होता है, तो आप ना कोई भी प्रीवियस ईयर का किताब ले लीजिए, जैसे घटना चक्र वगैरह भी आता है, जिसमें सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज आपको पीवाईक्यूज दिया रहता है। ये पीवाईक्यू सिर्फ बिहार का नहीं होना चाहिए। ये पीवाईक्यू जो घटना चक्र का बेसिक बुक होता है, उसमें क्या होता है कि हर एक एग्जाम का होता है, ठीक है। आप कोई भी बुक ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि घटना चक्र ही ले। मतलब जनरली लोग मार्केट में जो फेमस है, अगर दुकानदार के पास भी जाइएगा तो आपको यही देगा। तो जो मार्केट में फेमस है वो हम बता रहे हैं। तो आप क्या कीजिए कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रख लीजिए, ठीक है। 6 से 12 तक का हिस्ट्री पढ़े। अब हिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है अभी, अभी देखिए आपको अंदाजा लगने लगेगा कि अरे भाई इतना ही पढ़ के हम इतना सारा क्वेश्चन बना लिए, समझ रहे हैं आप। अब क्या होगा कि अब आपको समझ में आएगा कि मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, गांधीयन एरा वाला या 1857 के रिवोल्ट का क्वेश्चन ज़्यादा है। और उसी में आप देखिएगा कि बिहार स्पेशल में भी क्वेश्चन है, अभी बिहार स्पेशल पे नहीं आए हैं, बिहार स्पेशल का भी क्वेश्चन हिस्ट्री का बहुत पूछा जा रहा है, ठीक है। 30 से 35 क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में हिस्ट्री का, अभी प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, पूछा जाएगा। तो अब आपने क्या करना है कि कुछ बुक्स लेना है, इसमें हम लिस्ट दे दिए हैं, जैसे कि आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया लोग पढ़ते हैं, जो मार्केट में फेमस बुक है वो हम आपको बता रहे हैं। विपिन चंद्रा है या आपका स्पेक्ट्रम है, ठीक है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए विपिन चंद्रा है, सतीश चंद्रा आपका मिडाइवल के लिए, RS शर्मा जो है आपका एंशिएंट के लिए। ये आपका फेमस बुक जो मार्केट में चल रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। बाकी हम फिर कह रहे हैं कि बुक जो है, जैसे दवाई हर किसी पर अलग असर करती है, बुक का भी अपना अपना एक पकड़ होता है कि भाई बहुत लोग स्पेक्ट्रम ही पढ़ के सारा काम कर लेते हैं कि भाई हम एंशिएंट और मेडिएवल जो है वो एनसीईआरटी से पढ़ लिए। एक तमिलनाडु का भी 11, 9, 10 का एनसीईआरटी आता है, उससे भी बहुत लोग पढ़ लेते हैं कि उससे मेरे को अंदाज़ा लग गया। और बाकी हम मॉडर्न जो है उसके लिए एक किताब रखें। हम फिर एक बात बोलेंगे कि बहुत सारा किताब रखने से आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बहुत सारा किताब मत रखिए। जब आप एनसीईआरटी पढ़िएगा ना, उसके बाद आप एक काम कीजिए, स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे मॉडर्न के लिए, तब आपको पता चल जाएगा कि भाई हिस्ट्री का जो 80% काम है वो तो मॉडर्न का ही है। तो ये हम कंप्लीट कर लिए हैं। अब एनसीईआरटी से आप एंशिएंट और मिडाइवल मैच कीजिएगा तो आपको मैक्सिमम चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम चीज़ आपको मिल जाएगा, तो वहीं पे भी आप रोक सकते हैं कि भाई हमको एनसीईआरटी पढ़ना है और एक किताब हम मॉडर्न के लिए एक्स्ट्रा रखें, स्पेक्ट्रम रख लिए, ठीक है। स्पेक्ट्रम ही ज़्यादातर लोग रखता है, बाकी बहुत किताब रखिएगा तो आपका लंबा चौड़ा हो जाएगा मटेरियल और उसके बाद आपको रिवाइज करने के लिए दिक्कत होगा। अगर आप रिवाइज नहीं कीजिएगा आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। तो मटेरियल को कोशिश करिएगा कि कम से कम रखें, ठीक है। बाकी ये चीज़ है जो कि मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि आपका है ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी के लिए भी हम एक बात बोलेंगे कि जितना क्वेश्चन अभी तक हम ज्योग्राफी में देखे हैं, तो उसके लिए बेस्ट चीज़ ये है कि ज्योग्राफी में आप एनसीईआरटी पढ़िए। ऐसे लोग माजिद हुसैन भी पढ़ते हैं, कुल्हड़ जी का किताब पढ़ते हैं या जीसी लियोंग पढ़ते हैं। तो आप एक काम करें कि आप एनसीईआरटी पढ़िए ज्योग्राफी का। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद जितना जितना आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ज्योग्राफी का, आपको समझ में आएगा कि अगर आप बेस कोर एनसीईआरटी पढ़ लिए हैं और मैपिंग कर लिए, देखिए एटलस ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप मैपिंग कर लिए हैं तो ज्योग्राफी से सिर्फ वही क्वेश्चन आता है जो कि न्यूज़ में रहता है। तो ज्योग्राफी को आपको न्यूज़पेपर के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि
न्यूज़पेपर यानी कि करंट अफेयर्स के साथ इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे फॉर एग्जांपल कि कनाडा में आज आग लग गया जंगल में, है ना, तो कहीं पे भी किसी पर्टिकुलर किताब में आपको कनाडा के बारे में रूपरेखा नहीं दिया है किसी भी, जैसे आप नॉर्थ अमेरिका पढ़ते हैं क्लास 6-7 में, लेकिन पर्टिकुलरली कनाडा नहीं पढ़ते हैं, कनाडा का मैप नहीं देखते हैं, तो आप क्या करें कि एटलस अपने पास रखें। जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और कोई भी चीज़ पढ़ें कि भाई कनाडा में आग लग गया, आग क्यों लगता है, ये भी ज्योग्राफी का टॉपिक है, कि ये जो वाइल्ड फायर्स होता है ये ज्योग्राफी का डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक है। कनाडा कहाँ है, कनाडा में आसपास क्या है, सी क्या है, नॉर्थ सी में इंग्लैंड ने परमिशन दे दिया अपने प्राइवेट कंपनीज को कि आप एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। नॉर्थ सी कहाँ है, उसके आसपास कौन सा देश है, रशिया और यूक्रेन में युद्ध हो गया, ओडेसा पोर्ट पे अटैक हो गया, माइकोलाइव में अटैक हो गया, है ना, तो ये सब चीज़ आप मैप से देखेंगे, आप एटलस से देखेंगे। तो ज्योग्राफी में हम फिर भी बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मैपिंग सफिशिएंट है। बाकी अगर आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, क्योंकि अभी आपके पास समय है, तो आप माजिद हुसैन कुल्हड़ देख सकते हैं, जीसी लियोंग देख सकते हैं। फाइन। पॉलिटी में तो एक ही रामबाण है, पॉलिटी में तो लोग ज़्यादा सोचते ही नहीं है। ऐसे एम लक्ष्मीकांत भी पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एम लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ना चाहते हैं, वो ज़्यादा, जैसे किसी का होता है कि बेस पहले से पॉलिटी का स्ट्रॉन्ग है, तो आप डीडी बसु भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी पॉलिटी भी आपका बहुत ज़्यादा करंट अफेयर से रिलेटेड है, इसको हम फिर से कह रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी भी अभी मानसून सेशन एंड हुआ है, सेशन क्या है, पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में अभी न्यूज़ में था, तो जब भी कोई भी चीज़ आप न्यूज़पेपर में, जब आप एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं, अब आप कोई भी चीज़, कोई भी बिल से रिलेटेड, कोई भी कमिटी से रिलेटेड, पॉलिटिकल कोई भी चीज़ से रिलेटेड आप न्यूज़पेपर में देखेंगे, तो फॉर एग्जांपल अभी हम प्रेसिडेंट के बारे में देख लिए न्यूज़पेपर में कि भाई प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने वाला है, तो हम फटाक से इस किताब को खोलेंगे, प्रेसिडेंट के चैप्टर में जाएंगे, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैसे होता है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कैसे होता है, उस टॉपिक को हम देख लेंगे। यानी कि इसको करंट अफेयर से आप रिलेट करके चलेंगे। दो सब्जेक्ट अभी मैंने बोला, ज्योग्राफी और पॉलिटी, ठीक है। इसी तरह से इकोनॉमिक्स भी है, ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का भी हम यहीं पे लिख देते हैं। इकोनॉमिक्स में भी क्या है कि आपको 6 से लेकर 12 तक का इकोनॉमिक्स पढ़ना है, इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स मत पढ़िएगा, ठीक है। और अब इकोनॉमिक्स तो पूरा आपका करंट अफेयर से रिलेटेड है। अब आप क्या करेंगे कि इकोनॉमिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो होता है कि जो साल में बजट आता है, अब आपका नेक्स्ट ईयर एग्जाम होगा तो उस समय जब 1 फरवरी को बजट आएगा और उसके पहले जो सर्वे आएगा, ठीक है, इंडिया का और बिहार का, दोनों, ये दोनों चीज़ पे आपका पकड़ होना चाहिए। कभी कभी इससे टफ क्वेश्चन भी आ जाता है, प्रॉपर डेटा पूछ लेता है कि कितना लाख करोड़ का आवंटन हुआ है, तो उसको आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं। बाकी जो आपका इकोनॉमिक्स है इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स पे ही आधारित रहेंगे। तो करंट अफेयर्स में अगर इकोनॉमिकल कोई टर्म आता है, रेपो रेट आ गया, रिवर्स रेपो रेट आ गया, SLR आ गया, CRR आ गया, कोई भी चीज़, तो आप क्योंकि एनसीईआरटी आप पढ़ चुके हैं, अब आपको पता है कि कौन सा चीज़, एनसीईआरटी आप समझ रहे हैं हम क्यों बोल रहे हैं पढ़ने के लिए, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कौन सा चीज़ कहाँ है। अब अगर हमको रेपो रेट न्यूज़ में आया है तो हमको रेपो रेट खोजने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। मुझे पता है कि एनसीईआरटी में रेपो रेट कहाँ लिखा है, और हमको अगर रेपो रेट के बारे में कोई भी रेफरेंस लेना है तो हम सीधे से एनसीईआरटी खोलेंगे, रेपो रेट पढ़ लेंगे। तो ये जो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये पूरा आपका करंट अफेयर्स बेस्ड सब्जेक्ट है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गई ये बातें। हिस्ट्री में क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको स्पेक्ट्रम पढ़ना है। ज्योग्राफी में क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, मैप को देखना है, करंट अफेयर्स में कोई भी चीज़, कोई भी जगह न्यूज़ में है उसका मैप देखना है। पॉलिटी में क्या करना है, लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं लोग, एनसीईआरटी के बाद ही पढ़ना है लक्ष्मीकांत पढ़ने के बाद आपका कोई भी चीज़ न्यूज़ में है, आपको उसका रेफरेंस फिर से लक्ष्मीकांत से देख लेना है। इकोनॉमिक्स में क्या करेंगे आप, अभी का आप बजट और सर्वे समझ लीजिए, सेंसस भी समझ लीजिए, सेंसस से भी क्वेश्चन आता है, बिहार के स्पेशल सेंसस से क्वेश्चन आता है, कितना लिंग अनुपात है, कितना साक्षरता रेट है, ये सब क्वेश्चन आते हैं। तो आपके पास अभी का, आप अगर इस साल पढ़ रहे हैं तो आप इस साल का सर्वे, बजट और सेंसस समझ लीजिए, ताकि अगले साल आपको समझने में आसानी हो। पिछले वाले का भी पूछ लेता है, जैसे कि अगर 2024 में एग्जाम है तो 2023 का भी पूछ लेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, और इसके बाद ज़्यादातर इसमें भी जो टर्म जो न्यूज़ में आपको दिखेगा वो आपको पढ़ना है। तो यानी कि आप समझ रहे हैं कि करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल आ रहा है यहाँ पे। करंट अफेयर्स अगर मेरा स्ट्रांग होगा, अगर हम आपको हिस्ट्री का भी बात बोलेंगे तो आज ही केरला में एक मेगालिथ खोजा गया है, तो सोचिए हिस्ट्री भी करंट अफेयर से रिलेटेड है।
तो करंट अफेयर्स का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस है, चाहे हम बिहार के करंट अफेयर्स की बात करें, चाहे हम ज्योग्राफी की बात करें, चाहे हम पॉलिटी की बात करें, चाहे हम इकोनॉमिक्स की बात करें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, तो करंट अफेयर्स का यहाँ पे रोल बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर डर लग रहा है कि करंट अफेयर्स के लिए क्या करें, न्यूज़पेपर तो मैडम आप बोली हैं, लेकिन अभी तो शुरुआत करेंगे, क्या पता समझ में आएगा नहीं आएगा, क्या करें इसके लिए। तो आप एक काम करिए, अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो पहले आप न्यूज़पेपर पढ़िए, और उसके बाद 8 बजे के पहले कोशिश करें कि न्यूज़पेपर आप पढ़ लें 8 बजे तक। अगर नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, उसके बाद पढ़िएगा। 8 बजे से लेके 9 बजे तक आपको क्या करना पड़ेगा, बीपीएससी वाला के ये जो यूट्यूब चैनल है इस पर आपको आना पड़ेगा। 8 से 9 1 घंटे का हम क्लास लेते हैं, फ्री का क्लास है, यूट्यूब पे होता है, और आपका करंट अफेयर्स का क्लास होता है, डेली करंट अफेयर्स इस क्लास का नाम है। यहाँ तक कि जो एडिटोरियल होता है लंबा चौड़ा द हिंदू में नहीं समझ में आता है, उसका भी हम आपको इसमें समरी बता देते हैं, ठीक है। तो बीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए, बिहार स्पेशल तो रहता ही है इसमें, तो बीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए आप काम कर सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए कि 8 से 9 आप ये क्लास देख लिए, उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़े, या न्यूज़पेपर देखने के बाद आप क्लास देखें, और मज़ा आएगा, ठीक है। तो ये काम आप कीजिए। करंट अफेयर्स से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको 2 चीज़ बोले हैं कि आप न्यूज़पेपर और क्लास देखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि मंथली मैगजीन्स भी आता है ना, पीडब्ल्यू का भी मंथली मैगजीन है, मंथन मैगजीन इसका नाम है, तो मंथन को आप देख सकते हैं। बाकी अगर आपको देखिए कोई इसमें कॉन्स्ट्रेंट नहीं है, अगर आप पहले से कोई दूसरा पढ़ रहे हैं, प्रतियोगिता दर्पण पढ़ रहे हैं, या और भी बहुत सारे सक्सेस रिव्यू वगैरह वगैरह बहुत सारे, तो आप वो भी पढ़ रहे हैं, सब में लिखा मोटा मोटी सेम ही चीज़ रहता है, ठीक है। तो आप उससे भी रिवाइज कर सकते हैं। आपको जो भी किताब देखने में अच्छा लग रहा है, छूने में अच्छा लग रहा है, उसका फील अच्छा लग रहा है, आप वो किताब को पकड़िए, लेकिन रेगुलर रहिए। हर महीने देख रहे हैं तो हर महीने, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई। अब हम पढ़ते हैं बिहार स्पेशल के बारे में। तो बिहार स्पेशल में देखिए बहुत सारे किताब है मार्केट में। आप देखिए दुकानदार, अब बीपीएससी ऑफिस के बाहर ही जो छोटू बैठते हैं, जो किताब देते हैं, उनको हमसे ज़्यादा नॉलेज होगा कि कौन सा किताब चल रहा है। तो बहुत सारा किताब है, आप क्या करेंगे, इसमें छोटा छोटा किताब है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा किताब है, बहुत मोटा किताब है, कितना ले लें, छोटा छोटा किताब है। आप एक पढ़ें, आपको अच्छा लगा, समझ में आया, आप उसी को कंटिन्यू कीजिए। एक पढ़ें, क्वेश्चन देख के पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि कंटिन्यू करे कि नहीं करे। मान लीजिए कि हम ये इम्तियाज़ अहमद का किताब पढ़ लिए, है ना, ये किताब बहुत फेमस है, इनका पढ़ लिए, तो बिहार एक परिचय पढ़ लिए। अब इसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, अगर मेरा सब क्वेश्चन टच हो जा रहा है, लग जा रहा है, तो हम इसी किताब को दोबारा पढ़ लें। अगर मान लीजिए कि हमको लगा कि नहीं इससे तो नहीं काम चलेगा, तो हम चलिए ल्यूसेंट उठा के पढ़े, फिर उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, समझ रहे हैं। तो जितना R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप जितना खुद से करिएगा, ये आपको सबसे ज़्यादा फायदा देगा, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ प्रीलिम्स तक बाधित नहीं रहना चाहते। हम ये नहीं चाहते कि सिर्फ आप प्रीलिम्स की बात करें, हम चाह रहे हैं कि प्रीलिम्स के साथ साथ हम मेंस की भी बात करें यहाँ पे, ठीक है। और इतना काम हम आपको करने के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम मेंस का क्वेश्चन देख के आ रहे हैं, है ना। तो मेंस का भी जो लेटेस्ट हुआ है 67th, अगर आप मेंस के क्वेश्चन को, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेंस के क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो मेंस के क्वेश्चन में आप देखिएगा ये 67th का है, 68 तो और आपका मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है ये एक पुराना तरीका था क्वेश्चन पूछने का, ये क्वेश्चन पूछने का पुराना तरीका हट चुका है, ठीक है। क्वेश्चन पूछने का पुराना तरीका अब हट चुका है। अब तरीका क्या हो गया, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो गया तरीका। ये पुराना तरीका था, आपका क्वेश्चन पूछा जाता था, अब ये तरीका रहा नहीं है, ठीक है। अब ब्रेन स्टॉर्मिंग तरीका आ गया है। ब्रेन स्टॉर्मिंग का स्टॉर्म कर देगा ब्रेन, आपका दिमाग ऐसे उड़ाने वाला तरीका, लेकिन आपका दिमाग नहीं उड़ेगा अगर तैयारी सही तरीके से है। तो आपका ये जो मेंस है, जहाँ पे आपका जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 है, आपका ऐसे है, और आपका ये क्वालिफाइंग पेपर है, मतलब जो आपका ऑप्शनल है, तो आपका दिमाग नहीं उड़ेगा। अगर क्या होगा कि इफ आप तैयारी सही तरीके से करेंगे। अब सही तरीका तैयारी का क्या है कि आप रटने वाला जो आदत है उसको छोड़ देंगे, आप समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर जगह आपको एनालिसिस करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। आप हिस्ट्री भी जितना पढ़िएगा तो एक टाइम आएगा जब क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि एनालाइज द सर्कमस्टांसेस, यानी कि वो समय का जो पोजीशन था उसको आप एनालाइज कीजिए, समझ रहे हैं आप। तो ये जो आपका एनालिसिस का है, खासकर इसमें जो नया पेपर ऐड हुआ है ऐसे को कहते हैं जीवन का निचोड़ है। जितना जो वोरेशियस रीडर होगा वो उतना बेहतर ऐसे लिख पाएगा।
ठीक है, तो ये चीज़ आप समझें। ऐसे में एक और पॉइंट क्या है, मुहावरों पे ऐसे है, तो मुहावरों पे आपको जनरली कहानी लिखना है। वो कहानी आप रट नहीं सकते, आप याद नहीं कर सकते, वो आपके लाइफ के एक्सपीरियंस हैं, वो आप लिखेंगे, है ना। तो लाइफ का आपको एक्सपीरियंस, और जैसे भोजपुरी में ऐसे आ रहा है, मिथिला में ऐसे आ रहा है, तो आपको ऐसे का मतलब समझ में, जो आपका प्रभाव है उसको आपको समझेंगे तो आप उसके जीवन के निचोड़ को लिख सकते हैं। इसीलिए अब ये एग्जाम रटने वाला एग्जाम नहीं है। अभी से लेके एग्जाम तक आप जितना चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करेंगे, जितना रीड करने की कोशिश करेंगे, जितना समझने की कोशिश करेंगे, वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने आपको बोला कि न्यूज़पेपर पढ़िए। न्यूज़पेपर में जो बीच का पन्ना होता है, एडिटोरियल होता है, वो आप पढ़िए। हिंदी में पढ़ेंगे, इंग्लिश में पढ़ेंगे। जिनकी हिंदी कमज़ोर है तो उनको हम बोलेंगे कि थोड़ा बहुत हिंदी पे भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कहीं कहीं आपको हिंदी की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप काम करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे, ठीक है। न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, एडिटोरियल पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स उसमें समझ में आएगा। करंट अफेयर्स से आपको अपना सब्जेक्ट याद आएगा कि हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है। तो इस तरह से आपके धीरे धीरे द्वार खुलेंगे। जैसे जैसे आप पढ़ेंगे, जैसे जैसे आप इस रेस में एक जेन्युइन कैंडिडेट बन के उभरेंगे, इवॉल्व होंगे, वैसे वैसे आप बीपीएससी की ओर समीप जाएंगे और जो आपका सपना है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का, वो पूरा होगा। तो मेंस में जो आपके पेपर है, यानी कि एक पेपर आपका क्वालिफाइंग है, ऑप्शनल है, तो ऑप्शनल आप कोई भी ऐसा विषय रखिए जिसको पढ़ने में आपको मज़ा आए, क्योंकि उसको बस क्वालिफाई करना है, उसका मार्क्स नहीं जुड़ाएगा। बाकी जीएस पेपर 1 है, जीएस पेपर 2 है, जीएस पेपर 3 है, सॉरी जीएस पेपर 3 जो है आपका ऐसे है जिसको हम कह रहे हैं। तो जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 हो गया, जिसमें जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री है, स्टैटिक्स है, करंट अफेयर्स है। जीएस पेपर 2 में पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, साइंस एंड टेक है और ऐसे है। तो ऐसे में भी आपको 3 ऐसे लिखना है। तो ये टोटल चीज़ अब याद नहीं कोई करा सकता है, ये पूरा कंसेप्चुअल चीज़ है। आप पहले न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करें, एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करें, और उसके बाद आप अपने रेफरेंस किताब को पढ़िए। करंट अफेयर्स के लिए 8 बजे आपकी क्लास होती है। बाकी जब आपको लगेगा कि मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमको नहीं समझ में आ रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे बनाएं, तो इस चैनल पे आपको वीडियो के सेक्शन में सारे सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि 68 बीपीएससी तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, सब पढ़ाए हुए हैं, सब समझाए हुए हैं। उसको आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज है, सारे सब्जेक्ट्स का है, उसको आप देख सकते हैं। बाकी बहुत अच्छे अच्छे आपके वीडियोज़ हैं, जो आपको बहुत फ्रूटफुल वीडियोज़ हैं, करंट अफेयर्स के वीडियोज़ हो गए या सब्जेक्ट वाइज 1 शॉट वीडियोज़ हो गए, वो सब कुछ मौजूद है। बस आपको अब आज से शुरू करना है तैयारी अपनी, जिसमें आप कोई भी एक सब्जेक्ट आप उठाइए, उसमें आप थोड़ा सा अपना स्पीड बढ़ाइए। उसके बाद आप साइमल्टेनियसली 2 सब्जेक्ट लेकर चलिए। फिर आज पेपर वाले को कॉल कर दीजिए कि पेपर लेना है, और कल सुबह 8 बजे से आप इस चैनल पे करंट अफेयर्स की क्लास मंडे टू सैटरडे होती है 8 बजे, उसको आप फॉलो कीजिए, उसमें आपका रिविजन भी हो जाएगा। 70th बीपीएससी के लिए यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। बाकी समय और बीतेगा, जैसे जैसे आपको समझ में आने लगेगा या आपको और कोई भी डाउट होगा, मैं आपको अपडेटेड करती रहूँगी। Thank you for the session. All the very best.